नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे जो पूर्व के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, वो कहते थे कि वो संघ के एकलव्य हैं और एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य जी ने। और एकलव्य जी की कहानी आप सबको पता है। वर्तमान एकलव्य जी कहाँ रहते हैं? अभय चौटाला जी के फार्म हाउस में, और एक एकांत और निर्वासित सा जीवन उनको जीना पड़ रहा है। वो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। 25 सितंबर को ऐसा कहा जा रहा है कि वो रोहतक आएंगे और ताऊ देवीलाल के जो सम्मान में जो रैली होती है उस सभा में संबोधित करेंगे। और हो सकता है वो तब इस बात के इस रहस्य से पर्दा उठा दें कि उन्होंने इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को जाकर दिया था या नहीं दिया था। संभावना इस बात की है कि ये रहस्य ही बना रहेगा, लेकिन हो सकता है अगर ऐसा कर दें तो फिर एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आ जाएगा जिसकी संभावनाएं कम हैं। ये थे एकलव्य, लेकिन आज हमारे देश को संघ के अर्जुन मिल गए हैं। और राधा कृष्णन जी संघ के मतलब जिनका जन्म ही संघ में हुआ है, और वो उनका उपराष्ट्रपति बनना करीबन पहले से ही तय था। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद बहुत जिम्मेदारियों भरा पद होता है, चाहे वो एकलव्य हो चाहे अर्जुन हो, और उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसको कसौटियों पे खरा उतरना होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों को चलाना होता है। बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। और आपने देखा होगा कि जगदीप धनखड़ जी के साथ मतलब बहुत ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो नहीं जुड़नी चाहिए थे एक राज्यसभा सभापति के नाते। तो एकलव्य और अर्जुन में से कौन बेहतर है और क्या परिस्थितियां अब रहेंगी, इस पर बात करते हैं। आप भी बताएं कि क्या आपको लगता है कि संघ के ये जो अर्जुन हैं ये एकलव्य से बेहतर साबित होंगे? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। डॉक्टर साहब जी, एकलव्य तो अब इतिहासों का हिस्सा हो चुके हैं, अर्जुन आए हैं। और अभी जो उपराष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवार थे उनमें एक समानता है, एक राधा कृष्णन है, एक सुदर्शन रेड्डी हैं। और अर्जुन अगर उनको कहा जाए या ऐसे संबोधन दिए जाए तो भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमती है सारी चीज़ें। और चूँकि संघ थोड़ा सनातन है और धार्मिक ज़्यादा है, तो आज जब वोटिंग चल रही थी तो गिरिराज सिंह जी ने कहा झटका मीट खाइए और एनडीए के उम्मीदवार को जिताइए। वो ये भूल गए कि अभी श्राद्ध चले हुए हैं, पितृपक्ष चले हुए हैं, और उसमें ये वर्जित है हमारे यहाँ। खैर चलो, ये इनकी संस्कृति है। तो अब कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, शुरुआत सनातन से ही करते हैं। ओम प्रकाश चौटाला ये कहा करते थे, अरे मूर्खो, श्राद्ध पक्ष में कोई अच्छा काम मत किया करो, इसके परिणाम अच्छे नहीं निकल। अच्छा तो श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ शुभ कर्म वर्जित है, और ऐसे में हमें उपराष्ट्रपति मिलेंगे, श्राद्ध पक्ष में ही मिल रहे हैं। तो थोड़ी सी आशंका है मन में, कहीं शंका है, डरा हुआ है मन। चौटाला साहब की बातें याद आ जाती है ना। और ऐसा विधान प्रावधान भी है हमारे यहाँ। खैर, हमारी शुभकामनाएं हैं अर्जुन बने और अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़ें। बड़ी बात यह है कि वो जिस संगठन से आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, उसकी स्पष्ट मान्यता है और वो दावा करता है कि हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति पे किसी भी राजनीतिक दल में जाने की छूट है, मनाही नहीं है। यानी आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, आरएसएस में रहते हुए भी कांग्रेसी बन के रह सकते हैं, सपा बन के रह सकते हैं, बसपाई बन के रह सकते हैं, कॉमरेड बन के भी रह सकते हैं। ये वो दावा सैद्धांतिक तौर पर करते हैं, व्यवहार में शायद उतनी बातें ठीक ना हो। और दूसरे, उपराष्ट्रपति का जो पद है ये दल से ऊपर होता ही है, हमेशा कहा जाता है सर, कहा जाता है संवैधानिक पोस्ट है। तो अगर वो अपने आप को निष्पक्ष रख पाए और जो दलीय निष्ठा है उससे थोड़ा सा क्या अगर ऊपर उठ गए तो वो अपने इतिहास में अपने आप का अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। और उस समय तुलना होगी कि इनसे पहले एक उपराष्ट्रपति थे जो एकलव्य थे, मतलब अर्जुन तो नहीं थे ना, शाखा से बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि शाखा कैसे लगती है, लेकिन अर्जुन तो पारंगत है उस विधा में। तो जब दोनों लोगों की तुलना होगी इतिहास में आने वाले वक्त में कभी भी, तो सुदर्शन ये जो आपने है राधा कृष्णन जी,
इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक नया अध्याय लिखेंगे एक ऐसे दौर में जहाँ सारे नैतिक मूल्य संस्थाएं सब नष्ट होती जा रही हैं और एक अजीब सी आक्रामकता हमारे समाज में आ रही। तो एक बड़ी जिम्मेवारी राधा कृष्णन जी के ऊपर होगी। दूसरी बड़ी बात, उनका जो आपने नाम का जिक्र कर दिया, उनके नाम के एक उपराष्ट्रपति और बाद में वो राष्ट्रपति बने राधा कृष्णन भी थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे। आज भी उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो मैं सारी चीज़ें ये बता रहा हूँ कि अगर आज वाले राधा कृष्णन ये चाहें कि वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाए, उनके नाम के अनुरूप तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए और वक्त का तकाजा करनी ही चाहिए हर हालत में। जहाँ तक उनकी जीत का प्रचलित तो तय तो हो चुका लगभग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे, अगर राजनीतिक रूप से आप देखें तो ये जो इंडिया का कैंडिडेट है, इनके हारने या जीतने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। क्या होना था? कुछ नहीं होना था, सरकार तो वैसी रही। लेकिन विपक्ष ने ये अपना दिखाया कि मजबूती से लड़ रहे हैं। विपक्ष जो है लोकतंत्र में बिल्कुल उन्होंने दिखाया, अच्छी बात की है ये, और बहुत अच्छा कैंडिडेट वो उठा कर लाए हैं। और अगर कहीं इत्तेफाक से या कुछ ऐसा दुर्योग पैदा हो जाए कि आज की शाम कुछ ऐसा, मतलब वैसी कल्पनाएं हैं, तो बाकी तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स तो कर ही रखे हैं, भीतरघात हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अगर मान लिया उनका भी चयन हो जाए अगर किन्हीं परिस्थितियों में, तो वो भी एक शानदार व्यक्तित्व है। मेरा कहना ये है कि वो चीफ जस्टिस रहे हैं एक, हालांकि उन पर आरोप विवाद में लाने की कोशिश करी है भाजपा ने, वो सालबे जोडुम जो करके है वो उनके पक्ष में निर्णय दिया था, पर वो उस समय न्यायाधीश की भूमिका में थे। तो दोनों ही कद्दावर उम्मीदवार हैं और अपने अपने क्षेत्रों में पारंगत हैं। बस इनके साथ ये है कि ये पूरी तरीके से संघ के रंग में डूबे हुए हैं और जो अपने रेड्डी साहब हैं, रंग उन पे किसी तरह का राजनीतिक रंग नहीं चढ़ा हुआ, वो एक गैर राजनीतिक से व्यक्ति है। अब देखते हैं क्या फैसला आता है। अच्छा सर, जैसे उपराष्ट्रपति का पद है जो, ये चूँकि राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड उसको अपना विचार रखना होता है। मतलब आप ये देखिए कि जब कई बार धनखड़ जी ऐसा लगता था वो इनजस्टिस कर रहे हैं लोगों के, मतलब विपक्ष के साथ, उनकी बातों से ऐसा खूब मतलब ऐसा लगता था। और इस चक्कर में कई बार बहुत मतलब अप्रिय घटनाएं भी सभा में हुई। तो मान लो ये अर्जुन हैं और संघ से ही आए हैं, तो ये भी तय है कि वो संघ के मतलब लोग जब उनके काम की तुलना करेंगे तो लोग उनमें संघ की छवि को भी देखेंगे। तो अगर उन्होंने अनुसरण मतलब एकलव्य जी वाला ही कर लिया, तो क्या इससे संघ की जो छवि है, जिसको माना जाता है कि ये सुसंस्कृत लोग हैं, तो कहीं वो तो प्रभावित नहीं होगी? देखिए, संघ उनके जीवन में संघ का बहुत बड़ा स्थान रहा है और कोई भी संगठन एक, या तो देखिए मनुष्य का व्यक्तित्व उसके परिवार से बनता है या उस सामाजिक परिवेश से बनता है जहाँ वो पला बड़ा होता है, या उस संगठन से बनता है जो जिससे वो निकल के आता है और लंबे समय उसमें रहता है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनसे कोई अपेक्षा कर भी नहीं रहा है कि वो इस तरह की बात करें। उनसे केवल देश ये चाहता है कि, और जो विपक्ष की चाहत है कि आप विपक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका दें, उनके साथ हेडमास्टर की तरह व्यवहार ना करें, ठीक है, और अपनी इच्छाएं न थोपें और सदन का संचालन जहाँ तक संभव हो। देखिए वेंकैया नायडू भी रहे उपराष्ट्रपति, और लेकिन उनका कार्यकाल ठीक ठाक रहा। भारत सिंह शेखावत भी रहे हैं, वो भी इसी विचारधारा से निकले थे। हालांकि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ गए थे इनके खिलाफ। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं था। तो उपराष्ट्रपति से इतनी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो जगदीप धनखड़ बन के ही व्यवहार करें, इतने की आवश्यकता नहीं थी। धनखड़ साहब क्या है, वो अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहे थे और उसका मैसेज ये जा रहा था कि जैसे अभी वो सरकार से बहुत कुछ और राष्ट्रपति बनने की जल्दी में थे, ऐसा लगता था। तो वो इस तरह का जब चीज़ें लोगों के दिमाग में जाती हैं तो ये जो बोनापन है ना व्यक्तित्व का, ये किसी को अच्छा नहीं लगता। और बशर्ते जब उस स्थिति में जबकि आप नंबर 2 पे हैं संवैधानिक पद पे, तो अपने जो ये है राधा कृष्णन जी, इनसे उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं। और चूँकि उपराष्ट्रपति का वैसे तो कोई लंबा चौड़ा काम होता नहीं,
राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उनकी ज़्यादा बड़ी भूमिका होती है। और वहाँ जब आप एक सरपंच की हैसियत से, सभापति की हैसियत से बैठते हैं सदन में, तो आपसे देश भी ये अपेक्षा करता है और विपक्ष भी उस नाते अपेक्षा करता है कि आप विपक्ष को पूरा सम्मान भी दें, उनको समय भी दें और टोका टाकी ना करें और उनके प्रति एक भाषा अपनी भद्र रखें। तो इस तरह का आचरण की उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन सर अब काफ़ी समय से देखने में आ रहा है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ऐसा लगता है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। मतलब वहाँ पे जो एक दौर था जब पंडित नेहरू को सदन का नौकर बताते थे और वो दौड़ के आया करते सदन में ना, अब मुझे लगता है कि एक जो संसदीय गरिमाएं थी वो गिर चुकी हैं देश में ना, ज़्यादा कटुताएं आ गई हैं सब में ना। देखिए मेरी समझ ये है कि अब हमें लगता है कि बैक गियर तो नहीं लगने वाला। अगर हम ये कल्पना करें कि हम आप इस घटना के बाद या कुछ वर्षों बाद में हम एक ऐसे आदर्शवादी व्यवस्था में पहुंच जाएंगे जिसका कभी हम जिक्र करते हैं या उससे भी अच्छी में पहुंच जाएंगे, तो ये तो अब संभव नहीं है, क्योंकि ये इतना पानी बह चुका है विकास का, प्रगति का और मनुष्य के आचरण का, कि अब उसकी धारा को मोड़ा नहीं जा सकता किसी भी सूरत में। तो लेकिन यही है कि अब आप बजाय मॉरल के एक प्रोफेशनल अप्रोच अपना ले। अगर व्यक्ति प्रोफेशनल का मतलब ये है कि जिस पद पर आपको आसीन किया गया है उसके कुछ तकाजे हैं, उनको आप ऑनेस्टली पूरा कर दो, इसके अलावा आपसे कोई और उम्मीद कर नहीं रहा। तो अगर ये चाहे, जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर कोई नई दिशा देना चाहें तो देने की स्थिति में हैं, और उनके पास एक मौका है कि उनकी तुलना जगदीप धनखड़ से होगी, जो उनके जिनको वो अपने आप के विपरीत सिद्ध कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा कर पाए तो जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि इतिहास में नाम लिखवाने का एक अवसर उनके पास है। हालांकि उपराष्ट्रपतियों के नाम लिखे नहीं जाते, लेकिन चूंकि धनखड़ जी ने ऐसा माहौल बना दिया उन पर, इतनी कभी आपने देखा वाइस प्रेसिडेंट के तो चुनाव की चर्चा तक नहीं होती नहीं कुछ भी नहीं होती थी। तो मेरे कहने का आशय है कि जब आप एक पद पे आसीन, दूसरा अभी तक देश मतलब इसी सस्पेंस में है कि धनखड़ ने राष्ट्रपति को जाकर इस्तीफा दिया या नहीं दिया। ये मतलब पॉलिटिकल एक अभी तक कॉन्सिक्वेंसी, एक राज ही बना हुआ है जी। हाँ, वो आपने अपने वक्तव्य में कहा भी था कि ये राज रहेगा या बाहर आएगा। तो मुझे लग नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए चीज़ें बाहर, लेकिन कभी ना कभी तो आती हैं, मतलब चीज़ें छिपी नहीं रहती, कभी तो आएंगी, वो इस शक्ल में आ सकती हैं। या तो आप खाली समय में बैठ के, धनखड़ साहब पढ़े लिखे आदमी, अपने मेमोयर्स, अपने संस्मरण लिखना शुरू करते हैं, तो उसमें बाद में चर्चा पे आ जाएगी। या अगर अभी भी वो चाहे तो वो भी इतिहास का सृजन कर सकते हैं कि आके कोई देश में कोई मना तो कर नहीं रहा, वो प्रकट हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें दिल्ली में या कहीं भी, और बता दें उनके साथ कुछ क्या गुजरा है। लेकिन मामला बहुत गंभीर है कि अगर उन्होंने फिजिकली प्रेजेंट हुए बिना अपना इस्तीफा दिया है और वो राष्ट्रपति से मिले ही नहीं, तो ये इतनी बड़ी घटना होगी कि कुछ भी हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर रहे। अभी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो आरोप लगे हैं नरेंद्र मोदी जी पे और अमित शाह पे या गुजरात लॉबी के नाम पे, उन सब की पुष्टि हो जाएगी ये एकमात्र इससे। और उनके सामने कोई ऐसा खतरा भी नहीं है कि उनको निपटा दिया जाएगा। लेकिन आप माहौल देखिए किस तरह का है कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, कोई सूचना बाहर नहीं आ रही। आप दैनिक भास्कर ने कल छाप रखा था जी। हाँ, एक सरकार जो ये मतलब 2 दिन के लिए राहुल गांधी बाहर गए मलेशिया में, उनके फोटो वहां से निकाल के लिए आई। मतलब आप राहुल गांधी को मलेशिया में भी तलाश कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ आदमी आप नहीं तलाश कर पा रहे हैं। और जिस बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफा दिया था अपना कि उनकी सेहत खराब है, उसके चलते तो कम से कम प्रधानमंत्री और मंत्रियों को उनकी सुध लेनी चाहिए थी। लेकिन ना उनसे कोई मिला, ना वो किसी से मिलने दिया जा रहा उनको, ना कोई उनका हेल्थ बुलेटिन आता, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा। तो इससे एक मैसेज ये भी जाता है कि अगर जैसा अमित शाह जी ने कहा कि इसके कोई और अर्थ मत तलाशो, सिर्फ वो बीमार थे चले गए, तो फिर इसके अर्थ तो मत तलाशो। लेकिन सवाल तो यहाँ खड़े होंगे कि आप अपने नंबर 2 के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जिसने हेल्थ का हवाला देके अपना इस्तीफा दिया, इसका मतलब वो गंभीर रूप से बीमार था, आपने उसका हालचाल ही नहीं पूछा कभी जाके। और उन्होंने नहीं, पार्टी का कोई आदमी नहीं गया, ऐसी साइलेंट। तो आप जो जितना भी रहस्यमय वातावरण बना तो आप रहे हो ना, खुद ही बना रहे हो, खुद ही तो बना रहे हो सारी की सारी चीज़ें। और अभी तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि धनखड़ जी ने जिस दिन वो गायब हुए हैं उससे पहले 40 किलो जलेबी मंगवाई थी
अब इससे और नए सवाल उठते हैं कि वो बीमार कुछ आदमी लोगों जलेबी को बुला रहे थे, 40 किलो जलेबी आनी थी, और जलेबी अपने गांव देहात के लोग तभी खिलाते हैं जब कोई बड़ी खुशी की बात मिल होती। रही है। तो अब ये भी एक रहस्य है कि वो 40 किलो जलेबी क्यों मंगाई गई थी। धीरे धीरे और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी कि हो सकता है कि उन्होंने 2-4 जोड़ी कपड़े खरीदे थे उस तारीख को। इसके पीछे भी रहस्य है। तो जैसे दो ही संभावना, या तो वो आके बाहर बता दें भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और सच में देश उनकी बात मान लेगा इस समय में, या नहीं तो फिर जैसे और सारे रहस्य रह गए, ना दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद का पता चला, ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, ना लाल बहादुर शास्त्री के, ना सुभाष चंद्र बोस के। ऐसी रहस्यों की जो पूरी लंबी चौड़ी फाइल है, उसमें एक नाम अपने इनके धनखड़ साहब का भी आएगा, और इतिश्री। सही बात है। पर दोस्तों, देश को नया उपराष्ट्रपति मुबारक हो। उपराष्ट्रपति की डायरेक्ट कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन चूंकि देश और दुनिया में माहौल कुछ ऐसे चल रहे हैं कि अब कुछ भी मतलब होता है, अनयूजुअल सा लगता है। अब पड़ोस में हमारा जो देश है नेपाल, आप देख लीजिए वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। और ख़ास बात है कि भारत एक ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जो सब अस्थिर हैं, और चाइना को छोड़ के आप देखिए, चाहे चीन हो, ये अपना नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह दिक्कतें चल रही हैं। और ऐसे में भारत में क्लियर कट जो विचारधाराओं के बीच में विभाजन इतना गहरा हो गया है कि लोग एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं। इतना पॉलिटिकल डिवाइडेड जो देश होता है, वो देश कुछ सकारात्मक चीज़ों पे मंथन चिंतन नहीं कर पाता है, और जो कटुताएं हैं वो अल्टीमेटली देश का नुकसान करती हैं। कितना अच्छा हो अगर ये एक दूसरे के साथ बैठ के संवाद की जो धाराएं हैं वो बची रहें, लेकिन अभी आज के समय में ये मुश्किल दौर लगता है दोस्तों। लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताइए कि एकलव्य वर्सेस अर्जुन में से कौन बेहतर आपको धर्मेंद्र जी, लगता है? नेपाल में हुआ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जी। मतलब केवल इसलिए हो गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर रोक लगाई, फेसबुक व्हाट्सएप बंद कर दिया। इसका मैसेज देखिए आप कि वो जो जनरेशन जेड, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जो सड़क पर आए हैं, और उन्होंने वापस भी करवा दिया इसको, और प्रधानमंत्री भी भाग गए कि आप जैसे आज इस्तीफा हो गया जी। अगर किसी बच्चे का खिलौना छीन लेते हो ना जिस तरीके से, तो उसका सारा वजूद ही खतरे में आ जाता है। सोशल मीडिया से छेड़छाड़ करना, वैसे तो ये नेपाल खतरनाक जैसा भी देश बात है जी। है? वैसे ये बहुत ही खतरनाक हाँ, चीज है। वही तो मैं कह रहा हूँ। भारत में भी मुझे लगता है कि करोड़ों लोग ऐसे हैं, अगर आप उनके हाथ से मोबाइल छीन लोगे तो वो जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते सर। वही मैं कह रहा हूँ कि आज जिसकी हम आलोचना भी करते हैं कि हम ज़्यादा टाइम इस पे दे रहे हैं, स्क्रीन टाइम पे, ये हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दखल दे चुका है, इतनी हमें लत पड़ गई, इसकी आदत पड़ गई है कि ये नई पीढ़ी जो इसी पे पूरी तरह से जिंदा, अगर कभी हमारे देश में बेवकूफ़ी कर दी, मूर्खता कर दी, जैसी बार बार ये कोशिशें होती हैं, और यहाँ की जनरेशन जेड अगर इसी, और उनके लिए कोई मुद्दे है नहीं, ना देश गुलाम है, ना उन्होंने कोई और लड़ाई लड़ी। जैन जी, मैंने तो सर सच बताऊं तो ज्यादा पता भी नहीं था ये जैन जी जैन है। बेटा कई बार जिक्र करता है कि ये माधुरी जैन जी में है, मैं उससे अगली जनरेशन में हूँ क्योंकि वो 11 में पैदा है। बिल्कुल, जो 2010 के बाद शायद पैदा हो रहे हैं ना, ये अभी उससे पहले। वो 11 में पैदा हुई तो बताता ये जैन जी की है। उसमें मेटा अल्फा कुछ चलता है। हाँ, बोला मैं इससे अपग्रेड उसमें जनरेशन में हूँ। हाँ, तो मेरे कहने का आशय ये है कि आज की जो पीढ़ी है, जिसे हम कहते हैं कि उदासीन है सब चीज़ों से, उदासीन हो सकता है वो सामाजिक मुद्दों पे हो जिनकी हमारी पीढ़ी चिंता करती है, लेकिन अगर उनके जीवन से वो चीज़ निकालती जिस पर उनका जीवन आधारित है। वहाँ तो सर वो स्लोगन आप देखिए उनका, करप्शन खत्म करो, कनेक्शन नहीं। ये और एक आदमी जिसने सारे ऐप बंद हो गए थे टिकटॉक से, जो चाइनीज ऐप है, उससे ये पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया जी उस आदमी ने। तो बहुत बड़ा शस्त्र है आज के युग में। और एक वो पाकिस्तानी हमारे वो सर्जन है वैसे तो, लेकिन वो मोटिवेटर भी हैं, वो बोल रहे थे कि एक युग था ज़मीनों का, कि कोई आदमी मालदार या अमीर इसलिए होता था उसके पास ज़्यादा ज़मीन है। पहले ज़मीन, फिर मशीन, और फिर वो कहते हैं तीसरा हथियार इस युग का है इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा ही है जी। अब तो सारी चीज़ें आप यहाँ बैठे बैठे अगर हम ये जिक्र करें कि हमें नया मोबाइल लेना है, तो आप जब जैसे ही अपनी स्क्रीन पे आप देखोगे आपको नया मोबाइल दिखाने लग जाएंगे। नहीं, आप अकेले कभी है ही नहीं, अब आप तन्हा नहीं है, 24 घंटे आप सर्विलांस पे होते हो। सर्विलांस में। तो ये हमारी सूचनाएं हैं, फिर ये जो परमिशन अलाउ करते चले जाते हैं, पता चल जाता है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है। दोस्तों
फिर भी चाहे आपसे कितना ही विपरीत विचारधारा का व्यक्ति आपसे मिले, हमें अपनी सज्जनता और सहृदयता नहीं भूलनी चाहिए। हम नहीं बोलते हैं, और कई बार तो हम जो गालियाँ होती हैं अक्सर उनको भी मुस्कुरा के ही टाल देते हैं, क्योंकि तरक की कंगाली में ही गाली निकलती है। और इसका एक हल और मैं बता दूं, जैन धर्म में एक सिद्धांत है अनेकात्ववाद, मैंने उसका जिक्र पहले भी किया है। एक मतलब असहमति को स्वीकार करने का बेस्ट तरीका है, आप ये मान लीजिए मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हो सकते हैं। ठीक हो सकते हैं। ये नहीं कि मैं ही ठीक हूँ और आप तो कभी ठीक ही नहीं हो सकते। ठीक नहीं हो सकते। एक स्थिति में सद्भाव है, मैत्री है, दूसरी तरफ आक्रामकता है और शत्रुता है। अब सर मुस्कुराहट सबसे बड़ा मतलब आपका वो है। हाँ, उससे हिंसा भी नहीं होती, आप मुस्कुरा के चीज़ों को। सहमत तो हम कई बार अपने जन्म देने वालों से भी नहीं होते हैं जी। बहुत सारी चीज़ों पे डिफरेंस अपने हमारे जिनसे रक्त के संबंध हैं, हमारे भाई बहन, उनसे कई मुद्दों पे हम सहमत नहीं होते, तो वो हमारे शत्रु थोड़ी बन जाते हैं। अगर इस विचार को हम राजनीति में, अपने राजनीतिक क्षेत्र में भी इसको स्वीकार कर लें तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। लेकिन आजकल मतलब थोड़ा पेशेंस लूज कर जाते हैं जी। हाँ, ये तो है। दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइए। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।